राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के इनके नीचे एक दूसरे की ओर पीठ के इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्र बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं और इनके बीचों बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए सिंह स्तंभ के ऊपर धम्म चक्र रखा हुआ। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक को 26 जनवरी 1950 प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। अनुचित उपयोग निषेध। राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर सफ़ेद बीज और गहरा हरा रंग नीचे है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपना। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य एवं त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का, हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खड़े की अध्यक्षता ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। कब? जनवरी 2004 में घोषणा हुआ। BN खड़े की अध्यक्षता में 19 के 1 के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुकाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा की झंडा उजारे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में हुआ। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संचित अवधि 20 सेकंड है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशा नारायण दत्त में सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी के द्वारा गाया गया। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1918 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने किसी सिपाही को जाता है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी में गाया गया। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय कैलेंडर को तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसे 1952 में गठित मेघनाथ शाह की अध्यक्षता वाली संवत सुधार समिति की अनुशंसा पर अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है। समांतर समान वर्ष में 22 मार्च को लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, नीलंबन, ल्यूसीफेरा गार्डन है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, पावो क्रिस्टेसस है। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा टेग्रिस लिनियास है। राष्ट्रीय फल आम, मैग्नीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बेंथालेंसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी 2008 गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 4 नवंबर 2008 को
राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा घेंगेटी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2009 में। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी एलिफेंटा इंडिका भारत का विरासत पशु है। संसद की वित्तीय समिति या प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संगठनीय मत के माध्यम से किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट करती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा की लोकलेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष पुनः चुना जाता है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को अगले वर्ष पुनः चुना जाता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोकलेखा समिति में शामिल नहीं हो सकता यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है। यदि लोकलेखा समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता। लोकलेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोनफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लोकलेखा समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संगठनीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय लोकलेखा समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोकलेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया। उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को लोकलेखा समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोकलेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। लोकलेखा समिति का मुख्य कार्य। लोकलेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोकलेखा समिति भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करता है। लोकलेखा समिति संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। लोकलेखा समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकता है। अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी की किसी प्रमाण को खोज सकता है। लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई है उन पर सदन में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाया जा सके। सरकारी उपक्रमों की समिति कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। सार्वजनिक उपक्रम समिति में और लोकलेखा समिति दोनों में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगठनीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कोई भी मंत्री सरकारी उपक्रमों की समिति का सदस्य नहीं हो सकता। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में समिति का गठन किया जाता है। सरकारी उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। सरकारी उपक्रमों की समिति के निम्न कार्य सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक सरकारी प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। कुछ अन्य प्रमुख समितियां कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति का अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष। नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति संबंधी समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य ग्रंथालय समिति में शामिल होते हैं। इस समिति का गठन ग्रंथालय समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति है। इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सांसद होते हैं। जब भी किसी मुद्दे की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठन की मांग उठती है तो दूसरे सदन को यह सूचित करना जरूरी होता है कि मामले की निरपेक्ष जांच के लिए वह भी कुछ सदस्यों के दूसरे सदन को यह सूचित करना जरूरी होता है कि मामले की निरपेक्ष जांच
अध्यक्ष के लिए वह भी कुछ सदस्यों को चुने। इसके समन की अवहेलना को सदन की अवमानना माना जाता है। सकरानंद समिति 1987, इसके अध्यक्ष भी सकरानंद थे। से सकरानंद से 1987। बोफोर्स तोप खरीद घोटाला से संबंधित है। मिर्धा समिति 1992 के अध्यक्ष राय निवास मिर्धा थे और यह शेयर बाजार घोटाला से संबंधित है। हर्षद मेहता के द्वारा त्रिपाठी समिति 2001 ईस्वी, प्रकाश मणि त्रिपाठी, केतन पारिक शेयर घोटाला। पवार समिति 2003, शरद पवार शीतल पेड़ में कीटनाशक प्राप्त होने का मामला। चाको समिति 2011, पीसी चाको 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से संबंधित है। चाको समिति 2011 ईस्वी, इसके अध्यक्ष पीसी चाको थे। यह 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से संबंधित है। पंचायती राज संस्था लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 को पश्चिम पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 के अंग में वर्णित है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि। अनुच्छेद 243 के अंग में यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता। अनुच्छेद 243 के 6 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 के 6 पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना की सिफारिश की। जीवीके राव समिति ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जीवीके राव समिति को ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन का अध्ययन करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। के संथानन समिति ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। एल एम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी। एल एम सिंघवी समिति की कुछ अन्य सिफारिशें थी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में ये एल एम सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। एल एम सिंघवी समिति ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गाँव को मान्यता दी जानी चाहिए, यह कहा था। एल एम सिंघवी समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवीके राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1993। गाँवों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। एल एम सिंघवी समिति 1986 ने कहा था ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए। एल एम सिंघवी समिति ने कहा था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से न कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। वर्ष 1986 में गठित एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई। 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 त से यह 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का 9 के क अनुच्छेद 243 त से यह 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
महिला के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। नगर पालिका के प्रकार: नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए, नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए, नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1688 ईस्वी में की गई थी। 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। महत्वपूर्ण शब्दावलियां: शून्यकाल: संसद में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। शून्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। सदन का स्थगन: सदन के स्थगन के द्वारा सदन के कामकाज को भी निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सदन का स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। अनुपूरक प्रश्न: सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो क्या स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न: जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। तारांकित प्रश्न: जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। स्थगन प्रस्ताव: स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले जब स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक। अल्प सूचना प्रश्न: जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जाता है उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। संचित निधि: कंसोलिडेटेड फंड: संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है और संचित निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। आकस्मिक निधि: कंटीजेंसी फंड: संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगा। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना आकस्मिक निधि से धन नहीं निकाला जाता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा: जिस प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को MWF के बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे सामान्यतः 5 से 5:30 बजे के बीच की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित एवं अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। आधे घंटे की चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। भारत में अल्पकालीन चर्चा की प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई। इससे लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों से सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। अल्पकालीन चर्चा की सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान के विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। लेखा अनुदान: जैसा कि विदित है विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही
भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपए की आवश्यकता होती है। परंतु सरकार को विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपए की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 116 के क के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान बोर्ड और अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। वित्त विधेयक संविधान फाइनेंस बिल संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्ताव को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्ताव को मिलाकर जिन वित्तीय प्रस्ताव को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्ताव को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। समांतर वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। धन विधेयक संसद में राजस्व एकत्र करने तथा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को संसद में राजस्व एकत्र करने तथा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के क 1 के उपखंड संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 के उपखंड क से 6 तक में अनुच्छेद 110 के उपखंड क से 6 तक में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। अनुपूरक प्रश्न, यदि विनियोग अनुपूरक अनुदान यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है व्यय करने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई हो और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। बजट सत्र, वर्तमान में बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होता है। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलता है और दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलता है। 31 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होती हैं। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास होते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत पद त्याग करना होगा। कटौती प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्राय 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। विपक्ष द्वारा प्राय 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दे को स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। लोकसभा के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है। यह केवल एक वाक्य का प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल एक वाक्य का प्रस्ताव होता है, जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। लोकसभा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 198 के 1 से 198 के 5 तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 के 1 से 198 के 5 तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि वह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना होता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह नियम 198 के 2 में वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होती है। नियम 198 के 1 के क के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अध्यक्ष के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198 के 4 के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णयों की घोषणा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा भी यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है।
भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेहरू सरकार के खिलाफ लाया था। इसमें प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े, लेकिन विरोध में 347 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978 की थी। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों ने तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन में अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मूल प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि वह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए हटाने के लिए प्रस्ताव मूल प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, जिसमें रिजल्ट हो वह मूल प्रस्ताव। सीधे याद रखना है कि जिसमें रिजल्ट सामने आए वह मूल प्रस्ताव है, बदलाव सामने आए वह मूल प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे प्रतीत होता है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया। स्थानापन्न प्रस्ताव, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, यदि किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान प्रतिस्थापन प्रस्ताव किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। संशोधन प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव के स्थान पर या उसके विकल्प के रूप में तो स्थानापन्न प्रस्ताव। अनुषंगी प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्रवाई के लिए। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। संशोधन प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दिशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। बैक बेंचर, सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को बैक बेंचर कहा जाता है। बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही
मतदान के लिए रखा जाता है। काकस किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों के द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। त्रिशंकु संसद आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसी कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश की 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही। त्रिशंकु संसद आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसी कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा की यह स्थिति रहे। नियम 193। इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। नियम 193 1953 ईस्वी में बनाया गया। इससे सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास नहीं था। इसलिए नियम 193 बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबंध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। गणपूर्ति। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और 1 घंटे तक प्रश्न किया जाता है, उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन का समय मिलता है। प्रश्नकाल के 2 लाभ है। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरा, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। दबाव समूह। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहा जाता है। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं। पंगु सत्र। लेमडक सेशन। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। पंगु सत्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में सचेतक हुई। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषय विशेष पर मतदान होने की सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषय निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नाम परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक होता है। संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति भी नहीं होगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। अनुच्छेद 78 यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने संदेश भेजने का अधिकार। 86 राज्यसभा के सभापति एवं सभापति 89 और 64 में
की है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और राज्यसभा के सभापति उपसभापति 89 अनुच्छेद 108 है। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या स्वीकृति कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे स्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अवकाश। अनुच्छेद 124 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारता। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए 74 है उधर मंत्रिपरिषद। इधर है 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में मंत्रिपरिषद एवं उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बात नहीं होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना है उनकी समाप्ति। विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद की रचना है उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है, इसे स्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका के पास भेज सकता है। पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे स्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र नहीं चलने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 223 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। यदि वह उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन संरचना आरक्षण। अनुच्छेद 243 में पंचायत एवं नगरपालिका के गठन संरचना आरक्षण शक्ति अपराधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या उसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशेष शक्तियाँ संसद में निहित है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यदि वो इसे राष्ट्रहित में 1 वर्ष के लिए राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। यदि वो इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक समय। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 केंद्र संबंधों के विवादों का समाधान करने में परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियाँ एकत्र रहेगी विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 300 के क या अनुच्छेद 300 का ए राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के क में एक सामान्य वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया।
अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नहीं अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की समझ शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा मनोनयन। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या के लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में। अनुच्छेद 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ के कर्तव्य का उल्लेख है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 355 अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुरूप शासन चलाने की स्थिति नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकेगा। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी विभाग का संशोधन करने का अधिकार। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 371 अब है अनुच्छेद 394 के राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 394 के क में वर्णित है। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियम को जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है अनुच्छेद 395 द्वारा रद्द किया जाता है। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन पहला संशोधन 1951 के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी व्यवहारिक कठिनाइयों को संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने वाले संबंधी व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर प्रथम संविधान संशोधन में उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा संशोधन 1952 के अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तीसरा संशोधन 1954 इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर तीसरा 1954 इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के 33वें प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संविधान संशोधन 1955 तीसरा 1954 दूसरा 1952 तीसरा 1954 चौथा 55 इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय की क्षतिपूर्ति के संबंध में इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय की क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में
परीक्षा नहीं कर सकती। चौथवा 1955। अब है पाँचवा 1955। पाँचवा 1955 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर क्षेत्रों सीमा नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। छठा 1956 द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। छठा संशोधन 1956। अब है सातवां 1956 संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इसके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। 1959 आठवां संशोधन 1959 और 23वां संशोधन 1969 में हुआ। 8वां संशोधन 1959। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए 1970 तक बढ़ा दिया गया। 9वां संशोधन 1960 के द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बिरुवारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। 10वां 1961 दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। 10 से 10वां 1961 और दादर एवं नगर हवेली। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया। 11वां 1961 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां 1962 गोवा, दमन एवं दीव। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 13वां 1962 इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां 1962 नागालैंड से संबंधित है। 12वां 1962 गोवा, दमन एवं दीव। 10वां 1961 दादर एवं नगर हवेली। 13वां 1962 नागालैंड के संबंध में। 12वां 1962 गोवा, दमन एवं दीव। 14वां 1963 पुडुचेरी से संबंधित है। 14वां 1963 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 15वां संशोधन 1963। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया। 15वां 1963 के अंतर्गत अब है 16वां 1963 शपथ। 16वां 1963 शपथ। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन का शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता बनाए रखूंगा जोड़ा गया। उसके बाद 17वां 1964 17वां 1964 16वां 1963 को शपथ से याद कर सकते हैं। मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता बनाए रखूंगा। 17वां 1964 इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनके वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। 18वां 1966 के अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां 1966 के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां 1966 के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां 1969 के द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां 1969 के द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां 1969 के अंतर्गत विधान पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन 10 वर्षों के लिए दिया गया। 8वां 1967 8वां 1959 और फिर 23वां 1969 दोनों क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 14वां 1963
पुडुचेरी वाला, 15वां 1963 उच्च न्यायालय वाला और 16वां 1963 शपथ वाला, 14वां 15वां 16वां 1963, 18वां 1966, 19वां 1966, 20वां 1966, 18वां 1966 पंजाब वाला, 19वां 1966 उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार और 20वां 1966 ये अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता दिया गया। उसके बाद 24वां संशोधन 1971 मूल अधिकार सहित सभी भागों में संशोधन और बाध्यकारी। 24वां संशोधन 1971 24वां संशोधन 1971 इस संशोधन के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। 25वां संशोधन 1971 25वां संशोधन 1971 24वां और 25वां दोनों 1971 में हुआ था। 25वां 1971 संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती अनुच्छेद 39 के ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 26वां संशोधन 1971 के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 26वां भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 24वां 1971 25वां 1971 और 26वां 1971 अब है 27वां 1971 27वां 1971 के अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया। 27वां 1971 मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया। 24वां 1971 25वां 1971 26वां 1971 27वां 1971 24वां मूल अधिकारों सहित सभी भागों में संशोधन और बाध्यकारी। 25वां 1971 39 के ख या ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 26वां 1971 भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि या प्रीवी पर्स की समाप्ति। 27वां 1971 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां 1972 को 1971 और 1969 एवं 1971 याद करना है। 29वां 1972 इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 31वां 1973 525 से बढ़ाकर 545 31वां 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां 1974 जबरदस्ती इस्तीफा अवैध है। 32वां 1972 34वां 1972 एवं 32वां 1974 34वां 1974 35वां 1974 में हुआ था। 32वां 34वां और 35वां 1974 में हुआ था। 32वां 1974 जबरदस्ती इस्तीफा अवैध है। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिका के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया था। अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। 34वां 1974 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 34वां 1974 35वां संशोधन 1974 35वां 1974 के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां 1975 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां 1975 साप आपात स्थिति की घोषणा अध्यादेश जारी किया जाना न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त किया गया। 37वां 1975 आपात स्थिति की घोषणा और अध्यादेश जारी किए जाने को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त। 37वां 1975 के तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बताते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां 1975 के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन से संबंधित विवादों को न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त कर दिया गया। निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त। 41वां 1976 इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 65 वर्ष की कर दी गई। 41वां 1976 है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित और
उच्च न्यायालय से 15वां 1963 और 41वां 1976, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों से 42वां संशोधन 1976, 39वां संशोधन 1975 में याद रखना है। निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त, 39वां 1975 निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायिक परीक्षण से मुक्त, 32वां 1974, 34वां 1974, 35वां 1974 और 32वां 1974, 34वां 1974 और 35वां 1974। उसके बाद फिर 35वां 1975, 35वां 1974, 36वां 1975, 37वां 1975 और 39वां 1975। 37वां भी 75 है और 39वां भी 75। 42वां संशोधन 1974 के द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। 42वें संशोधन के अंतर्गत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी विधानसभा लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय में, राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीश की बेंच द्वारा संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। 42वें संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संपत्ति सूची के अंतर्गत कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन में संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए एवं सर्वोच्चता स्थापित की गई। 44वां 1978 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकारों के श्रेणी में रखा गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। उच्चतम न्यायालय को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा 50वां 1984 के द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। 52वां संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को 52वां संशोधन 1985 के अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 53वां 1986 मिजोरम से संबंधित है। 53वां 1986 के अंतर्गत अनुच्छेद 371 के खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां 1986 इसके द्वारा संविधान की 2री अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 53वां 1986 मिजोरम से संबंधित है। 55वां 1986 अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 56वां 1987 इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 56वां 1987 के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में ही रहने दिया गया। 53वां मिजोरम, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 56वां गोवा, 53वां मिजोरम, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 56वां गोवा, 53वां मिजोरम,
53वां मिजोरम, 56वां अरुणाचल प्रदेश और 55वां अरुणाचल प्रदेश, 53वां मिजोरम, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 53वां मिजोरम, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 53वां मिजोरम, 55वां अरुणाचल प्रदेश, 56वां 1987, 56वां 1987 गोवा, 56वां 1987 गोवा, 53वां 1986 और 55वां 1986, 53वां 1986 मिजोरम, 55वां 1986 अरुणाचल प्रदेश, 56वां 1987 गोवा, दमन एवं दीव, 57वां 1987। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत किया जाएगा। 58वां 1987 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए 58वां 1987 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 58वां 1987 के संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 के क जोड़ा गया। अनुच्छेद 394 के क 58वां 1987। 7वां संशोधन 1988। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। 65वां संविधान संशोधन 1990। 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां 1991 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां 1992 दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां 1993 के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 के क से 243 के न तक अनुच्छेद है। इसमें अनुच्छेद 243 के क से न तक अनुच्छेद है। 74वां 1993। 60वां संशोधन 1988 के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां 1989 के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां 1992 दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां 1993 के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1993 द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के क से न तक अनुच्छेद 74वां 1993 के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए। 74वां 1993 द्वारा संविधान में भाग 9 के क जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 के त से य 6 तक उल्लेख है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि 243 से य द तक उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 एवं 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावित हुआ है। 76वां 1994 इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 78वां 1995 इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। 79वां 1999 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को केंद्रीय प्रत्यक्ष करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 8वां 1959 के द्वारा और 8वां 1959 के द्वारा बढ़ाया गया। 23वां 1969 के द्वारा बढ़ाया गया। 8वां 1959, 23वां 1969 और 79वां 1999। 79वां 1999 फिर 95 2009 आएगा।
संविधान का 80वां संशोधन 2000, यह संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच करों से एकत्र राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव करना था। आयकर, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क एवं रेल यात्री किराए पर कर के स्थान पर अनुदानों की जगह राज्य को केंद्रीय कर और शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का 26% भाग देने का प्रावधान किया गया। संविधान का 81वां संविधान संशोधन 2000, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड को वैध बनाना था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कैरी फॉरवर्ड को वैध बनाना था। पहले ऐसी रिक्तियां सीमित समय के लिए ही रोकी जाती थी, लेकिन इस संशोधन के बाद 81वां संशोधन 2000 के बाद इन पदों को भविष्य में भी भरा जा सकता है। 81वां संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 16 के 4 के रूप में संविधान में जोड़ा गया। 81वां संशोधन 2000 आरक्षित रिक्तियों के कैरी फॉरवर्ड से संबंधित है। 82वां 2000 प्रोन्नति में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट है। 85वां 2000 पदोन्नति में आरक्षण के छूट है। और 93वां 2006 दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण है। 82वां 2000 इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के 82वां संशोधन 2000, इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। 83वां 2000 इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई। 84वां 2001 इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 85वां 2000 पदोन्नति में आरक्षण। 85वां 2001 पदोन्नति में आरक्षण। 85वां 2001 सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां संशोधन 2002 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। 86वां 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। 86वां 2002 अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 21 के क जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 और 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 87वां 2003 परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। कब 87वां 2003 के द्वारा 2001 किया गया। 87वां 2003 के द्वारा 2001 किया गया। परिसीमन जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दिया गया। 88वां संविधान संशोधन 2003 सेवाओं पर कर का प्रावधान। 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था। 90वां 2003 असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एवं गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 89वां 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। 88वां 2003 सेवाओं पर कर का प्रावधान। 87वां 2003 परिसीमन की जनसंख्या के आधार 2001। 91वां संशोधन 2003 इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 361 का भी जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों का अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल से संबंध व्यक्ति को उससे अलग होने पर दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित यह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। 92वां 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो भाषा का समावेश किया गया। 93वां 2006 दाखिले में सीटें का आरक्षण। 93वां 2006 दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। 94वां 2006 इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था। इस प्रावधान को झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से लागू है। 95 2009 इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 314
1934 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 8वां 1959, 23वां 1969, 79वां 1999, 95वां 2009 सब 95वां 2009 सब 10% आरक्षण बढ़ाने से संबंधित है संशोधन। 96वां संविधान संशोधन 2011, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। 97वां संविधान संशोधन 2011, इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में 3 बदलाव किए गए। 97वां 2011 संशोधन द्वारा सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 के 1 के ग 97वां संशोधन 2011 द्वारा राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। अनुच्छेद 43 के ख 97वां 2011 के द्वारा सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 9 के ख जोड़ा गया। 97वां 2011 द्वारा 9 के ख अनुच्छेद 243 के यज से यन तक 19 के 1 के ग अनुच्छेद 43 ख और अनुच्छेद ये भाग 9 ख अनुच्छेद 43 ख अनुच्छेद 243 यन से। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति से संबंधित है। 58वां संविधान संशोधन 2012 संविधान में अनुच्छेद 371 के जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016 इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 2018 इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 के ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां 2018 संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करेगी। 102वां 2018 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इन संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 के क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए 79वां 1999, 95 2009 के बाद 104वां 2019 में फिर बढ़ाया गया। 95 2009 के बाद 104वां 2019 के द्वारा फिर बढ़ाया गया 10 वर्षों के लिए। विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। 105वां संविधान संशोधन 2021 105वां संविधान संशोधन 2021 संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। 105वां 2021 संविधान का अनुच्छेद 338 भी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाला सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा 105वां संशोधन 2021 के द्वारा राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। अनुच्छेद 300 के क या अनुच्छेद 300 का ए भारत के संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा ही समाहित किया गया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि कानून को अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा और लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन के बाद उन विशेष सीटों का निर्धारण किया जाएगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। लोकसभा और विधानसभा महिलाओं के लिए कोटा 15 वर्षों तक जारी रहेगा और संसद बाद में लाभ की अवधि बढ़ा सकती है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। महिला आरक्षण विधेयक में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद
239 AA में संशोधन करने का उल्लेख है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 239A का कोई संदर्भ नहीं है जो केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के मामले से संबंधित है। इस प्रकार 2023 का अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में भी चुप है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 संविधान आदेश विधेयक 2021 या संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 मुख्य बिंदु यह संशोधन 13 फरवरी 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करना था। यह विधेयक तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव करता। तमिलनाडु में 7 जातियों को एक नई जाति देवेंद्र कुला वेलालर में समाहित करने का प्रस्ताव है। इन 7 जातियों के नाम भी सूची में उल्लेखित रहेंगे ताकि उनके प्रमाण पत्रों की वैधता बनी रहे। देवेंद्र कुला में समाहित 7 जातियां हैं पल्लर कुदुम्बर पन्नाडी कलाडी, पल्लर कुदुम्बर पन्नाडी कलाडी कादयार, पल्लर कुदुम्बर पन्नाडी कलाडी कादयार, देवेंद्र कुलथर एवं बिधिरियार, पल्लव कुदुम्बर पन्नाडी कलाडी कादयार, देवेंद्र कुलथर एवं बिधिरियार।